बीमारी सच में एक फिजिकल बॉडी से ही रिलेट करती है या कुछ और भी होता है? देखिए, इसको समझने के लिए ना हमें पहले 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। बॉडी जो हमारी ना वो सिर्फ बॉडी नहीं है। बीपी, शुगर, अब आप ये समझिए थायराइड, आप समझिए कैंसर और तमाम तरह की जो बीमारियां आज निकल के आ रही हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहने का मतलब ये है कि जो भी बीमारी इंसान को होती है वो एक अंदर से ही स्टार्ट होती है, हमारे अंदर ही प्रॉब्लम होती है। आप इसको ना ये समझिए कि आपकी जो बॉडी वो एक टीवी स्क्रीन की तरह है, जो अंदर चल रहा होता है वो बाहर आपको दिखा रही होती है। डॉक्टर टेस्ट के लिए बोलते हैं, टेस्ट होता है, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट नॉर्मल होती है, बट बॉडी से हमें ये फील नहीं होता है कि हम ठीक हैं। वो रिपोर्ट में कभी नहीं आएगी। लोग ये सोचते हैं कि वो नाटक कर रहा है। सर, लोग कहते हैं बॉडी हमारी सिम्टम्स देती है, हमें अलार्म करती है। भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी होने से पहले वो आपको सिग्नल देती है। आज का मेडिकल साइंस ये कहता है कि 90% बीमारियां आपके दिमाग में होती हैं, आपके लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, जो साइकोसोमेटिक मतलब जिसको आप सोच करके पैदा करते हैं। तो सर, क्या ये सप्रेस्ड इमोशन जो होते हैं ये बीमारी की वजह बन सकते हैं? भयंकर बीमारी की वजह बन सकते हैं। नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं द अर्बन सन्यासी। आज के टाइम में लोगों के पास मेडिसिन, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं है। गांव हो या शहर हो, ईज़िली दवाइयाँ उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अंदर से टूटे हुए, ओवर थिंकिंग से परेशान, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बावजूद उनको ऐसी फीलिंग आती है कि वो बीमार हैं। वो खुद नहीं समझ पाते हैं आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, दिक्कत क्या है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान सो के उठता है, उसकी बॉडी उन्हें अच्छा सोचने, अच्छा करने पे अलाउ ही नहीं करती है। आखिर ये प्रॉब्लम है कहाँ पे? क्या ये हमारे अंदर की प्रॉब्लम है, ये हमारे माइंड की प्रॉब्लम है, या कुछ और है? हमारी बॉडी क्या हमें सिम्टम्स के थ्रू कुछ कह रही होती है जो शायद हम समझ नहीं पाते हैं? आज हम बात करेंगे केवल बीमारी की नहीं, आज हम बात करेंगे आपके मनोदशा की, आपके अंदर चल रहे बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जो आप खुद से भी शायद नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं सर्वेश मिश्रा जी, जो एक लाइफ डिकोडर, इनर एल्केमी आर्किटेक्ट के रूप में समाज में सारी प्रॉब्लम्स के पैटर्न्स को डिकोड करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, एक बार फिर से एक गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल जो है आपसे कि क्या बीमारी सच में एक फिजिकल बॉडी से ही रिलेट करती है या कुछ और भी होता है? देखिए, इसको समझने के लिए ना हमें पहले 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप ये समझिए कि बॉडी जो हमारी ना वो सिर्फ बॉडी नहीं है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बॉडी पे इम्पैक्ट डालती हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक कंप्यूटर है बॉडी आपकी, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को चलाता है। तो बॉडी आपकी हार्डवेयर है, जो डॉक्टर और तमाम लोग जो इलाज करते हैं वो आपके इस हार्डवेयर का इलाज करते हैं। अच्छा। लेकिन हार्डवेयर कब अच्छा चलेगा? जब सॉफ्टवेयर अच्छा चलेगा। इसके लिए 3 चीज़ों को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें अपनी ऊर्जा को समझना पड़ेगा। पहले जब कोई बीमारी या कोई चीज़ ऐसी होती है वो हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती है, या आप ये कहिए कि ऊर्जा जब हमारी प्रभावित होती है किसी चीज़ से तो दूसरे परिणाम निकल के आते हैं। ऊर्जा क्या होती है? आपके शरीर में जो प्रवाह हो रहा होता है, जो आपके चक्र होते हैं, जो आपकी नाड़ियाँ होती हैं, जब उसमें ब्लॉकेज होते हैं तो उसका जो असर होता है वो दूसरी चीज़ पे असर होता है, वो आपके मन और मस्तिष्क पे होता है। यानी कि ऊर्जा प्रभावित हुई तो आपका मन और मस्तिष्क प्रभावित होता है। जब मन मस्तिष्क प्रभावित होता है तो आपके विचार प्रभावित होते हैं, वो नकारात्मक होते हैं, वो आपके लिए एंजाइटी जनरेट करते हैं, वो ओवर थिंकिंग आपके अंदर लेकर के आते हैं। और जब
ऊर्जा डिस्टर्ब हुई, मन मस्तिष्क डिस्टर्ब हुआ, और जो उसका तीसरा असर निकल करके आता है वो आपके शरीर पर आता है, जहाँ पे बीपी, शुगर, अब आप ये समझिए थायराइड, आप समझिए कैंसर और तमाम तरह की जो बीमारियां आज निकल के आ रही हैं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले ऊर्जा स्तर से हुई। आपका ऊर्जा स्तर जो सूक्ष्म लेवल पे काम करता है, जो दिखता नहीं है, जो आपको महसूस करवाता है, जिसकी वजह से आप खुश होती हैं, जिसकी वजह से आप नाराज होती हैं, जिसकी वजह से कुछ करने का मन करता है, वो आपके ऊर्जा का लेवल होता है, जो सीधे सीधे आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जहां से आपके विचार प्रभावित होते हैं। जब विचार प्रभावित होते हैं तो आपके हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, जहां खुशी के लिए डोपामाइन और आपके लिए निगेटिविटी के लिए आप देखेंगे तो एड्रेनालाइन या आपके कार्टिसोल जनरेट होते हैं, और वो असर आपके बॉडी पे डालते हैं। तो अगर आप ये समझना चाहती हैं कि बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे शरीर बीमार होता है, तो आपको इन तीनों स्तरों को समझना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी बीमारी इंसान को होती है वो एक अंदर से ही स्टार्ट होती है, हमारे अंदर ही प्रॉब्लम होती हैं। आप इसको ना ये समझिए कि आपकी जो बॉडी वो एक टीवी स्क्रीन की तरह है, जो उस टीवी के अंदर चल रहा होता है, जो पिक्चर उसमें आ रही होती है उसके तरंगों के माध्यम से वो स्क्रीन पे दिख रही होती है, तो आपकी बॉडी ठीक वैसे ही रिप्रेजेंट करती है। सर कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स मीन्स बीमारियां होती हैं कुछ भी, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट के लिए बोलते हैं, टेस्ट होता है, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट नॉर्मल होती है, बट बॉडी से हमें ये फील नहीं होता है कि हम ठीक हैं, अंदर से प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, एंजाइटी, थकान। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? डॉक्टर इलाज किस चीज़ का करता है? बीमारी का। बीमारी बॉडी के पार्ट में होती है, लेकिन जब बीमारी ऊर्जा के लेवल पे हो, चेतना के लेवल पे हो, या आपके मस्तिष्क के लेवल पे हो, तो वो रिपोर्ट में कभी नहीं आएगी। मशीनें किस चीज़ का जांच करती हैं? आपके बॉडी के अंगों का जांच करती हैं। हाँ। वो अंगों में बीमारी पकड़ने की कोशिश करती हैं। और ये सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है उस बंदे के लिए जिसको वो बीमारी है? लोग ये सोचते हैं कि वो नाटक कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो कहेंगे कि हमने सारा इलाज करवा लिया, हमने चेकअप करवा लिए, एक्सरे करवा लिया, एमआरआई करवा लिया, इसको तुम्हें तो कुछ निकला ही नहीं। और वो अकेला ये जानता होगा कि वो सच में बीमार है, परेशान है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। अब जैसे आप ये समझिए कि किसी के हार्ट चक्र में प्रॉब्लम हो, किसी का हार्ट चक्र जो है ब्लॉकेज हो उसमें, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, उसके नसों में धमनियों की प्रॉब्लम होगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होगी जो उसके सोचने के लेवल पे होगी, उसकी ऊर्जा डिस्टर्ब है, जिसके वजह से उसको एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। आप इसको कहाँ पकड़ लेंगी? कौन सी ऐसी मशीन है जो आप इसको पकड़ लेगी? आपको किसी को आप देखे होंगे पैनिक अटैक आता है, अब किस जांच में पैनिक अटैक निकल करके आएगा? तो इसको समझने की जरूरत है, और यही एक वजह है कि होलिस्टिक जो मेडिसिन है या फंक्शनल जो मेडिसिन है ना, उसकी तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि साइंस भी ये कहता है, विज्ञान भी ये कहता है, और उसने ये साबित किया है कि अगर बीमारी को दूर करना है तो पहले आपको अंदर से हील होना पड़ेगा। मैं पिछले दिनों एक पॉडकास्ट कर रहा था डॉक्टर अंशुमान के साथ। उन्होंने 48,000 कैंसर के ऑपरेशन किए हैं, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि कैंसर कोई बीमारी ही नहीं है। अच्छा। मैं सुन के हैरान रह गया। उसको लगभग 62 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, और लोग उसमें अधिकतर लोग सहमत हैं। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथियां तो हमारे अंदर होती ही हैं पहले से। जब हम अपने ग्रंथियों के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं तो जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और ये बीमारी का रूप ले लेता है। तो जो भी बीमारी आपके मस्तिष्क के लेवल पे, आपके चेतना के लेवल पे डेवलप होगी, वो कभी भी किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएगी, और उस बीमारी को किसी भी डॉक्टर के मेडिसिन से ठीक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप बीमारी पकड़ ही नहीं पा रही तो ठीक कहां से करेंगी? हाँ, जब बीमारी समझ में ही नहीं आएगी तो मेडिसिन किस चीज़ की लेंगे? किस चीज़ की लेंगे? तो अब सवाल ये आता है कि जो ऐसी बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं, और उनकी वजह से क्या होता है। आप ये समझिए कि जब पहले वैद्य हुआ करते थे तो वो क्या देखते थे? नाड़ी देखते थे। तब इतनी जांच की पद्धतियां नहीं थी। वो नाड़ी के माध्यम से क्या देखते थे? आपके शरीर का ऊर्जा ही तो नापते थे, आपके शरीर का टेम्परेचर ही तो देखते थे, जिससे उनको ये पता चल जाता था कि आपके शरीर के किस हिस्से में कहाँ पे ब्लॉकेज है। तब एमआरआई, आप ये समझिए एक्सरे या ब्लड कितनी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी।
तो अगर आपको ऐसी चीज़ों से निपटना है कि जो आपके रिपोर्ट्स में नहीं आती हैं, फिर आप बीमार महसूस कर रहे हैं, तो आपको उसकी वजह समझना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रोज़ सुबह सो करके जगती हैं, बिल्कुल थकी हुई हैं, बॉडी टूट रही है, बॉडी में बेतहाशा दर्द हो रहा है, आप गई और ब्लड का सैंपल दे करके चली आई और ब्लड की जांच आई और सब कुछ उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन आपकी वो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो आप ये देखिए कि आपके अंदर वो कौन सा ट्रॉमा, वो कौन सी चीज़ है जो आपके किस चक्र को ब्लॉक कर रखी है। अगर आपने उसका पता लगा लिया तो फिर उस बीमारी को दूर करना बहुत आसान हो जाता है। सर, लोग कहते हैं बॉडी हमारी सिम्टम्स देती है, हमें अलार्म करती है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि थकान, सुबह उठ रहे हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा है, पूरे दिन काम किए शाम तक हालत ऐसी हो जा रही है कि बॉडी बिल्कुल अलाउ ही नहीं करती कुछ करने के लिए। तो क्या ये सिम्टम्स हमें अलार्म करती हैं या केवल ये बीमारी के लिए होता है या अंदर से ही चीज़ें निकल रही होती, कुछ ऐसा होता है? शरीर की एक अच्छी बात क्या है ना कि भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी होने से पहले वो आपको सिग्नल देती है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए, फिर हम इस पर आगे बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसके डैशबोर्ड पे ढेर सारी लाइट्स होती हैं। हाँ। जब फ्यूल खत्म होने वाला होता है तो एक पीली लाइट जल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, गाड़ी ने ये बताया कि ये पीली लाइट बता रही है कि आप फ्यूल भरवा लो वरना आपकी गाड़ी रुक जाएगी कहीं पे। और अगर आपने उस पीली लाइट को इग्नोर कर दिया तो वो समस्या बन जाएगी, गाड़ी रोड पे खड़ी हो जाएगी, यानी फ्यूल खत्म हो जाएगा। गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक लाइट जली जो ये कहती है कि आपकी बैटरी जो है ना कमजोर हो रही है, आप उसको चेक करवा लो। और अगर आपने नहीं चेक करवाया तो क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट करना बंद कर देगी, कहीं आपको फंसा देगी। कहीं कोई सिग्नल आ रहा है कि आपके इंजन में कहीं कोई गड़बड़ी दिख रही है, आप उसको चेक करवा लो। तो वो सिग्नल आना, वो अलार्मिंग सिचुएशन होना, इसका मतलब ये नहीं होता कि रिस्क होता है या बीमारी होती है। इसका मतलब ये होता है कि बीमारी हो सकती है अगर आप इग्नोर करेंगे तो। जैसे कि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है और आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या पेट साफ नहीं होता है, तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो गए हो, वो ये बता रहा है कि आपका लीवर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप उसको दिखवा लें एक बार। कहीं अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है। जैसे किसी का सिर लगातार भारी बना हुआ है, सिर में दर्द होता रहता है, तो वो बीमारी नहीं है, वो ये बता रहा है कि आपका दिमाग ओवरलोड है, कई बार उसे शट डाउन करने की ज़रूरत होती है। आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो जिसकी वजह से बॉडी एग्जॉस्ट है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स जो होता है ना, वो ये नहीं है कि आपको बीमार कर रहा है। अब सोचिए कि कितनी अच्छी बात है, कई बार आप खाना रात में खाते हैं और खाना आपके बॉडी के लायक नहीं है, बॉडी क्या करती है, वोमिटिंग करवा देती है, वो अपने पास रखती ही नहीं है। ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो खाना वहां पे रह गया होता तो वो बुरा होता। तो ये अलार्मिंग पॉइंट कई बार हमारी बॉडी को सचेत करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आते हैं, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा। सिर में दर्द है तो क्यों है, पेट में दर्द है तो क्यों है, कंधों में जकड़न है तो क्यों है, कमर में दर्द है तो क्यों है, पैरों में दर्द है तो क्यों है, और हर इसके पीछे एक वजह होती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं काश मैंने इस पे पहले ध्यान दिया होता तो इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती। हाँ, मोस्टली टाइम होता है ऐसा होता है ना। क्यों? क्योंकि आप उस अलार्मिंग सिचुएशन को इग्नोर कर रहे होते हैं। अचानक से बीपी नहीं बढ़ जाती, लोग बीपी के मरीज अचानक से नहीं हो जाते, वो थोड़ी थोड़ी सिग्नल दे रही होती है, आपके स्वभाव में बदलाव होगा। कई बार आपको हाइपरटेंशन होता है, कई बार आप बहुत लो फील करते हो, वो समय समय पर आपको इंडिकेट कर रही होती है आपकी बॉडी। आप इग्नोर करते हो तो वो लगातार उस चक्र पे अपना एक मानक बना लेती है, फिर आप बीपी के मरीज हो जाते हैं। शुगर भी पहले टाइप 2 होता है, जो ये बताता है कि हम आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहे हैं, जिसको लाइफ स्टाइल कंट्रोल करके आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपने उस अलार्म को इग्नोर किया तो परमानेंट शुगर हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां तो साइकोसोमेटिक होती हैं, मतलब बीमारी होती ही नहीं है। आज का मेडिकल साइंस ये कहता है कि 90% बीमारियां आपके दिमाग में होती हैं, आपके लाइफ स्टाइल की वजह से होती हैं, जो साइकोसोमेटिक मतलब जिसको आप सोच करके पैदा करती हैं। आज के टाइम में ये चीज़ तो मानती हूँ मैं। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है
और मेरा ये मानना है कि जैसे ये चीज़ें हुई हैं वैसे अगर आप रिवर्स चलती हैं तो पूरी बॉडी का अलाइनमेंट आपके हो जाएगा। तो सर क्या ये सप्रेस्ड इमोशन जो होते हैं ये बीमारी की वजह बन सकते हैं? भयंकर बीमारी की वजह बन सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इमोशंस की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रमाणित है। आप जब जाकर के इस पे रिसर्च पढ़ना शुरू करेंगे कि इमोशंस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं तो आपको समझ में आएगा कि 95% बीमारियां इमोशंस की वजह से ही होती हैं। क्या होता है, पहले ये समझिए कि इमोशन क्या है। इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। अच्छा, जो आपके अंदर एनर्जी होती है वो मोशन में होती मोशन है। में होती है। उस एनर्जी को ब्लॉक कर दीजिए, रोक दीजिए, तो फिर क्या होता है, वो बीमारियों में तब्दील हो जाती है, क्योंकि ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। हार्ट के पास अगर खून रुक गया तो दिल की धड़कन गई, ब्रेन में अगर खून रुक गया तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ में कहीं भी कोई भी एनर्जी का जमा हो जाना आपके लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पहले लोग बहुत दुखी होते थे तो रो लेते थे तो हल्के हो जाते थे, वो दुख वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन अब लोग सप्रेस करते हैं उसको। जैसे ही आप अपने आंसू को दबाते हैं, अपने उस एनर्जी को दबाते हैं, वैसे ही वो आपके अपने शरीर के अलग अलग भाग पर जाकर के असर करता है। आपको पता है कि आपका गुस्सा सीधे तौर पे ब्लड प्रेशर पे दिखता है, आपके गॉल ब्लैडर पे दिखता है, आपके गुस्से का असर आपके गट्स पे होता है। क्या है आपको मालूम है कि एक गुस्सा आपके शरीर में कितने तरह की बीमारियां पैदा कर रहा है? और ये आपके इमोशन ही है जिसको आप सप्रेस कर रहे हो। मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। जब आपने पूछा ना कि इमोशंस की वजह से कहां पर क्या क्या हो सकता है, मैं एक अपने एपिसोड पे काम कर रहा था, एक काउंसलिंग थी मेरी, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी आई कि अगर आदमी कौन से इमोशंस को कहां पे दबाता है तो किस तरह की दिक्कत होती है। अब आप समझिएगा कि आपका कौन सा इमोशन आपको कहां मारता है आपके शरीर में। जैसे कि अगर आप ऊर्जा को रोक देते हैं तो वो जहर बनकर के आपके धमनियों में फैलता है, जगह जगह ब्लॉकेट क्रिएट करता है और जगह जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपका गुस्सा दबा हुआ है तो वो सीधे आपके लीवर पे, गॉल ब्लैडर पे असर करता है, आपके बीपी पे असर करता है, आपकी जान ले सकता है। इमोशंस की बात कर रहा हूं। इमोशन यानी कि एनर्जी इन मोशन। अगर आपकी गहरी चिंता और आपको डर है तो आप ये समझिए कि पेट की बीमारी हो सकती है, जिसे IBS आजकल आपने खूब सुना होगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अल्सर को जन्म देता है। पेट जो होता है वो हमारा दूसरा दिमाग होता है। आपकी चिंता उस पर असर करती है। पुराना कोई दुख और शोक लेकर के अगर आप बैठी हुई हैं तो आप ये मानिए कि वो आपके फेफड़ों की समस्याओं को पैदा करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च का विषय जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। अस्थमा आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। अगर आप खुद को व्यक्त नहीं कर पाती, अपनी एक्सप्रेशन नहीं बता पाती, कई बार घर में दब्बू बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी बीमारियां जन्म लेती हैं। आप ये समझिए कि वो अपनी बात अगर नहीं कर पाते हैं तो थायराइड की समस्या गले की समस्या के रूप में निकल करके बाहर आती है। और मजेदार बात यह है कि रिसर्च ये भी कहती है कि इससे हमारे शरीर में कार्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स लगातार रिलीज होते रहते हैं, और ये क्रोनिक स्टेज शरीर में अंदरूनी सूजन को बढ़ाता है और आगे चल के कैंसर, अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून बीमारियों की मुख्य जड़ बन जाता है। मतलब आप समझ रही हैं, जब हम मुंह से नहीं बोलते हैं ना तो हमारा शरीर बोलना शुरू करता है। जब लोग अपनी आंखों से बोलते थे, यानी रो लेते थे, मुंह से कह लेते थे, चिल्ला लेते थे, तो शरीर नहीं बोलता था। शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण नहीं दिखते थे। लेकिन आज हमने इसको बंद कर दिया और कम कर दिया, जिसकी वजह से वो चीज़ें शरीर में दिखती हैं। आपने अगर गांव में गौर किया होगा कि किसी की मैयत होती है और उसके घर का कोई बच्चा नहीं रो रहा होता है तो उसको मार के रुलाते हैं, झकझोर के रुलाते हैं, उसको बता करके रुलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उसने आज नहीं रोया तो कल आज का ना रोना उसकी जान ले सकता है। इसलिए इमोशन को कभी सप्रेस नहीं करना चाहिए, और जब भी कोई इमोशन को सप्रेस कर रहा हो तो उसको ये समझना चाहिए कि वो अपने अंदर
जो एनर्जी मोशन में है उसको सप्रेस कर रहा है। सर, मैं थोड़ा अपने सुनने वालों को, जो भी इस समय सुन रहे हैं, एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि आप इस जो भी अभी सर ने बताया इमोशंस के बारे में, कभी भी हमें अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए। जो भी आपके बॉडी में फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है, उसे निकलने दीजिए। खुशी है, गम है, रोना है, चिल्लाना है, गुस्सा है, उसको फ्रीली निकलने दीजिए। अगर आपने उसको दबा लिया तो आगे आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये आपने सुना होगा। सर्वेश जी ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सर, क्या लगातार स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग ये मेंटल इशू नहीं है? ये आगे चल के बड़ा डिजीज़ क्रिएट कर सकती है हमारी बॉडी में? कर नहीं सकती, आज भी कर रही है। जो हम साइकोसोमेटिक बीमारी की बात कर रहे थे, वो शुरू कहाँ से होती है? साइकोसोमेटिक, यानी कि आपके मन से ही शुरू होती है। माइंड से। आप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस होते ही कार्टिसोल जनरेट होता है, आप जानती हैं। आप ओवर थिंकिंग की बात कर रही थी। कई बार आज के दौर में मैं जब डॉक्टरों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें हंसी आती है कि लोग ऐसी बीमारियां लेकर के आते हैं जो होती ही नहीं है। तो मैंने कहा कि वो देखते कहाँ से? वो तो उनकी मतलब आप देखेंगे तो उनकी बॉडी में नजर आती होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो यूट्यूब और गूगल और इंस्टाग्राम पे इतनी वीडियोस देख लेते हैं कि उनके अंदर केमिकल लोचा हो जाता है और उनको बीमारी फील होने लगती है। अच्छा। जैसे आप ये सोचना शुरू करो कि आज का दिन मेरा अच्छा नहीं है। आपने अपने बॉडी को एक मैसेज दे दिया कि आज का दिन अच्छा नहीं है, और आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। जो मैसेज बॉडी ने और ब्रह्मांड ने रिसीव किए हैं, वो रिएक्शन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि आज मेरा सर भारी है, और शाम तक होते होते उनका सर भारी हो ही जाता है। हाँ, मोस्टली होता है ऐसा। लोग कहते हैं कि चिता एक बार आपको जलाती है, लेकिन जीते जी चिंता कई बार आपको जलाती है। तो जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, जो चिंता का एक दूसरा रूप है ना, वो आपको अलग अलग तरीके से मारता है। जो आपका स्ट्रेस है, आप देखेंगे कि जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां, जब आप बीपी की बात करती हैं और जब जाती हैं डॉक्टर के पास, तो वो आपको क्या उसका रास्ता बताता है? चिंता कम करिए, खान पान पे ध्यान दीजिए। किस बात की चिंता करती हैं? चिंता करेंगी तो बीपी बढ़ेगी। तो वो किससे है? स्ट्रेस से है। किसी को हार्ट अटैक आता है तो लोग क्या कहते हैं कि लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता करना शुरू कर दिया, इनका खान पान गड़बड़ हो गया और अब इनका शरीर का जो है सिम्टम्स गड़बड़ है। लेकिन वो वहीं से शुरू होता है। कहां से? मन से। मैंने शुरू में क्या कहा था? पहली बीमारी आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करती है। आपकी ऊर्जा जब डिस्टर्ब होती है तो वो आपके मन को डिस्टर्ब करती है, और जब मन डिस्टर्ब होता है तो शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जब ब्रेन हैमरेज होता है तो कैसे होता है? ये किसके लक्षण हैं? ये स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग के ही लक्षण हैं। और जिसका ब्रेन दुरुस्त होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, वो तो अपने आप सारी बीमारियों से लड़ लेता है। तो जो आप ये कह रही थी वो बिल्कुल सही है कि आपका जो स्ट्रेस का लेवल होता है, जो आपकी ओवर थिंकिंग होती है, वो आपके शरीर के अलग अलग अंगों पे, फेफड़े पे, पेट पे, गट्स पे, लीवर पे, आप ये समझिए आपके जो नसों में खून बहता है उस पे, आपके हार्ट को, आपके दिमाग को, वो सबको डैमेज करता है। उसका इंटेंस जितना ज़्यादा होगा, जिस पार्ट पे ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से वो पार्ट डैमेज होगा। आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं बट अंदर से टूटे हुए होते हैं, मन से, दिमाग से नहीं। उनके अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है। दिखाते तो हैं कि हम फिज़िकली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं, बट जब कभी आप उनसे बैठ के बातें करिए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। ये चीज़ें क्यों होती हैं ऐसे? क्या रीज़न होता है इसका? जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस लक्षण की आप बात कर रहे हैं ना, एक ग्लैडिएटर सिंड्रोम होता है, या आसान उसमें समझे तो ऐसा व्यक्ति स्माइलिंग डिप्रेशन का शिकार होता है, जो अंदर से टूटा हुआ होता है, अंदर से परेशान होता है, शरीर में अलग अलग हिस्सों में ब्लॉकेज होते हैं उसके, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है, वो कभी रोता नहीं, खुद को हार्ड दिखाने की कोशिश करता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हम लोग को सुन रहा होगा तो मैं ये निश्चिंत हूं कि उसके कंधों में जकड़न होगी, उसके पेट में प्रॉब्लम होगी, उसके पैरों में दर्द होता होगा, उसके स्पाइन में प्रॉब्लम रहती होगी। क्योंकि वो करता क्या है, अपने सारी चीजों को दबा लेता है। वो कभी रोता नहीं,
कभी शब्दों के माध्यम से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता, तो जो उसकी एनर्जी अंदर चल रही होती है उसको अलग अलग जगहों पे वो ब्लॉक कर रहा होता है। ऐसे लोग जब रात को सोने जाते होंगे तो बहुत आसानी से सो नहीं पाते होंगे, सुबह जब वो जगते होंगे तो ओवरलोड रहते होंगे। ऐसे लोगों के शरीर में बड़ी पीड़ा रहती होगी, वो बाहर से चाहे जितना स्ट्रांग दिख लें। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति तो बड़ा अच्छा था, बड़ा हट्टा कट्टा था, हाँ। वो दुनिया से चला गया, अरे वो तो कल रात तक बहुत अच्छे थे, सुबह उनको क्या हो गया। ऐसे लोगों के साथ बड़ी खतरनाक स्थिति बनती है, क्योंकि बाहर से सब अच्छा दिख रहा होता है, अंदर से बहुत सी चीजें धीरे धीरे डैमेज हो रही होती हैं। अच्छा। आजकल एक बीमारी आपने सुना होगा मल्टी ऑर्गन फेलियर के नाम से, हाँ, भाई हाँ। मल्टी ऑर्गन फेल हो गया उनका, और डॉक्टर कहता है आप कुछ नहीं हो सकता। और आप देखेंगे कि ऐसे लोग जीवन में जल्दी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन पड़ते हैं तो बहुत भयंकर तरीके से पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर इतनी सारी चीजों को पैदा कर लिया होता है कि वो चीज उनको किल कर रही होती है, बाहर पता भी नहीं चलती। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्माइलिंग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, समझने की जरूरत होती है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको लगता है कि अरे नहीं, मैं तो सब झेल लेता हूं, मैं बाहर किसी से नहीं करता, मुझे किसी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी अभी रिस्पॉन्स कर रही हो, अभी बहुत अच्छी हो। लेकिन अगर आपके बॉडी में जाने वाली चीज़ों को आप निकाल नहीं रहे हैं, अगर आपका फ्लाइट एंड फाइट मूड यानी एमिगडाला आपका ब्लॉक है, वो आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, तो आप खतरनाक स्थिति में हैं, किसी भी दिन कोलैप्स कर सकते हैं। बॉडी के सारे तंत्र ही इसलिए बनाए गए थे कि उसके हर तंत्र का सिग्नल आपको मिलता रहे और आप उसको महसूस कर पाएं। और जितना अच्छे से आप अपने बॉडी को महसूस कर पाती हैं, उतना ही कम बीमार पड़ती हैं। और इसके विज्ञान को समझना हो तो किसी योगी के पास जाइए, किसी होलिस्टिक कोच के पास जाइए, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी योग और मेडिटेशन को अपना के रखा है। वो अपने शरीर में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को भी वो जानता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसका इनपुट का रास्ता अगर बना हो तो आउटपुट का रास्ता ना बना हो। जिसने भी इनपुट लिया उसका आउटपुट होना है, चाहे वो मशीन हो या इंसान हो। हवाई जहाज भी उड़ती है और अगर वो पेट्रोल खाती है तो उससे भी धुआं निकलता है। आप सब कुछ अपने अंदर स्टोर करते जाओगे तो आखिरी में क्या होगा? ऐसे समझिए कि किसी नदी में जल बह रहा है, बढ़िया से बह रहा है, अच्छे से फ्लो है उसमें, लेकिन उस नदी के बीच में ही कहीं किसी भाग पे आप कचरा जमा कर दीजिए, पॉलीथीन जमा कर दीजिए, उतना हिस्सा जो उस पानी का होगा वो सड़ जाएगा। हाँ। बाकी पानी चलता रहेगा लेकिन वो हिस्सा सड़ जाएगा, वहां की स्थिति खराब हो जाएगी। अगर आपने अपने शरीर में 2 4 6 जगहों पे ऐसी चीजें रख दी तो वो सड़न पैदा करेगी, जिसका असर दिखना ही दिखना है। इसलिए कई बार बाहर से बहुत मजबूत दिखना और अंदर से चीजों को एक्सप्रेस न कर पाना खतरनाक होता है। कहने और समझने की बात यह है कि ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश मत करो। बॉडी में अगर कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसे इग्नोर नजरअंदाज मत करो। इग्नोर मत करो। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग अपने दिल की बातें केवल कह लेते हैं तो हल्का हो जाते हैं। हाँ। एक केस अभी पिछले दिनों हमारे पास आया था। केस क्या आया था, मैं पिछले पॉडकास्ट में भी जिक्र कर रहा था कि मैं अयोध्या से आ रहा था। जो मेरा कैब ड्राइवर था वो अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। और जो उसमें बात निकल के आई, जो उसके हस्बैंड ने भी एक्सेप्ट किया और कैब ड्राइवर ने भी एक्सेप्ट किया, वो ये था कि पत्नी से उसकी ज्यादा बात हो ही नहीं पाती थी। ससुराल में कोई था नहीं पति के अलावा, और मायके पक्ष में बहुत इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी, कोई बच्चा वगैरह था नहीं। पति कैब ड्राइवर था, बिना बताए निकल जाता था, बहुत रिस्पॉन्स नहीं करता था। पत्नी इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर में आ गई कि अपनी चीजों को नहीं व्यक्त कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। सर, इसीलिए तो कहा जाता है कि आज के टाइम में अगर शाम को आपके पास कोई एक ही फ्रेंड हो, एक ऐसा आदमी हो, बंदा हो कि जिसके साथ आप बैठ के खुलकर हंस रहे हैं, खुलकर बातें कर पा रहे हैं, तो आपसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। कहा नहीं जाता, ये सही है। मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े लोग हैं,
जो बड़े इनसिक्योर होते हैं कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी और को नहीं पास करेंगे, आप देखेंगे कि उनका फूल पत्तों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, किसी का किसी जानवर से बहुत लगाव होता है। हाँ। आपको उस जानवर से, घोड़े से, कुत्ते से बात करते नजर आएंगे। पौधों में जब पानी देते हैं तो वो उनसे बात करते नजर आएंगे। वो वहां भी अपनी चीजों को रिलीज करके हल्के हो रहे होते हैं। और ये तो अब मेडिकल साइंस भी कहता है, अगर आपको बाहर से ठीक होना है तो पहले अंदर से ठीक होना पड़ेगा। आप जब बीपी के लिए जाती हैं, जब आप शुगर के लिए जाती हैं, वो कहता है दवा तो खाइए लेकिन आपको पैदल चलना जरूर पड़ेगा। हाँ। आपको नंगे पांव चलना पड़ेगा। आप एक शूज लो और 3 किलोमीटर चलना शुरू करो, आपका शुगर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जो बाहर है वो उसी अंदर का रिफ्लेक्शन है। सर, एक और सवाल मेरे आपकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में भी आया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन में कुछ ऐसे ट्रॉमा होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे बच्चों ने देखी होती है जो उनके अंदर ही दबी होती है, तो क्या आगे चल के कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि इमोशन जब सप्रेस होते हैं, नहीं निकल पाते, तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में निकलते हैं। जब हम मुंह नहीं खोल पाते हैं तो हमारी बॉडी खुलनी शुरू हो जाती है। जब हम मुंह से रिएक्ट नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो वो जो बच्चे होते हैं जब कम समझदार होते हैं और मेमोरी उनके अंदर दबी होती है, तो जैसे जैसे वो ग्रोथ करते हैं ना, तो वो अलग अलग फॉर्म में निकल के आती है। कई बार गुस्से के रूप में निकल के आती है, कई बार रिपेंट पछतावे के रूप में आती है, कई बार वो बहुत शर्मिंदगी के रूप में आती है। आप कई बार देखेंगे लड़के कुछ बोझ, या लड़के या लड़कियां कुछ बोझ के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं और एक उम्र पे आने के बाद वो इतना ट्रिगर करता है कि वो अपने आप को खत्म ही कर लेते हैं या उस दुनिया से कहीं दूर चले जाते हैं। तो कोई भी इमोशन अगर सप्रेस है, बचपन से ही है, चाइल्डहुड से ही है, और अगर उसकी काउंसलिंग नहीं की गई है, उसको नहीं निकाला गया, तो वो मेंटल ट्रॉमा बन करके आपके मेडिकल कंडीशन को इम्पैक्ट करेगा। कई बार तो ऐसे देखने को मिलता है कि लोगों को, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं उनको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। आई थिंक उनके माइंड में जो भी चल रहा है, बचपन से जो भी दबी हुई ये चीज़ें हैं, तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपनी फीलिंग को, अपनी थिंकिंग को कि कैसे रखूं, क्या करूं। तो वो उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए होते हैं। कुछ और भी लक्षण दिखेंगे। ऐसे जो लोग होंगे वो बहुत डरे होंगे, बहुत सहमे होंगे। हाँ। वो पब्लिक के बीच में नहीं जाते होंगे। उनको किसी भी फंक्शन को अटेंड करना अच्छा नहीं लगता होगा। वो बहुत जल्दी घबरा जाते होंगे, तेज आवाज़ से भी डर जाते होंगे। अननोन पर्सनालिटी या अननोन ऊर्जा के टच में आने पे उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती होगी। तो जो इस तरह के सिचुएशन के साथ ग्रो करता है ना, वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर के चल रहा होता है, और जो चीज़ें उसके साथ चल रही होती हैं वो बाद में अलग अलग बीमारियों के रूप में निकल कर सामने आती हैं। सर, आप अक्सर एनर्जी इम्बैलेंस की बात करते हैं, ये एग्जैक्टली होता क्या है? एनर्जी का मतलब तो समझते ही हैं। हाँ। ऊर्जा। हम सारे लोग ऊर्जा से ही बने हुए हैं। ऊर्जा ही हमें सुबह से शाम तक कि आज बड़ा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, आज आपकी ऊर्जा बड़ी अलग लग रही है, आपका ऑरा बड़ा अलग लग रहा है। ये किससे? ऊर्जा से ही होता है। एनर्जी इनबैलेंस का मतलब कि वो अपनी सही स्थिति में नहीं है, यानी कि इमोशन, यानी आपके एनर्जी का जो मोशन है वो गड़बड़ हो गया है। अब जैसे समझिए कि अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाए तो आप क्या करेंगी? बहुत जल्दी चिड़चिड़ाने लगेंगी, गुस्सा आने लगेगा, चीज़ों पर रिएक्ट करने लगेंगी, कंट्रोल नहीं रख पाएंगी, गुस्सा आया तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगी, परिवार में किसी के ऊपर हाथ उठा लेंगी। और अगर आपकी एनर्जी लो हुई तो डिप्रेशन में चली जाएंगी। आप अपने आप को कम आंकने लगेंगी, कमरे में बंद हो जाएंगी, खुद को देख करके गुस्सा आने लगेगा क्योंकि आप अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करेंगी। तो पूरे जीवन में जो गेम है वो एनर्जी का ही तो है। जब आप किसी से मिलती हैं, कहती हैं क्या पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी क्यों? क्योंकि क्या ऑरा है, क्या बात करता है, क्या ऊर्जा है उसकी, कितना पॉजिटिव आदमी है। और वहीं एक किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं और उसको देखते हैं कैसा आदमी है ये, वो बिना बोले कैसे आपने पता कर लिया? क्योंकि उसकी एनर्जी ठीक नहीं है। जिसकी एनर्जी बहुत बैलेंस होती है वो बड़ी शानदार शख्सियत होता है। अब इसको बीमारियों के रूप में लीजिए। जिसकी एनर्जी इनबैलेंस होती है, जो पीछे हमारी बात हो रही थी, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, और मज़ेदार बात, एनर्जी इनबैलेंस होने के बाद
पहली जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि डॉक्टर चेकअप तो करता है लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, क्योंकि बीमारी एनर्जी से होती है। फिर उसको जब आप इग्नोर करते हैं तो वो फिजिकल रूप में नजर आती है। वहीं अगर एनर्जी हाई है तो फिर बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, बैलेंस का होना। शुगर कहाँ है? आपके बॉडी में है। बीपी कहाँ है? आपके बॉडी में है। फीवर कहाँ है? आपकी बॉडी में है। ऐसे तमाम चीज़ें, कैंसर कहाँ है? आपकी बॉडी में है। थायराइड कहाँ है? आपकी बॉडी में है। ये सब कुछ आपकी बॉडी में ही तो है, लेकिन समस्या कब आई? जब ये इनबैलेंस हुआ, जब इसकी एनर्जी इनबैलेंस हुई तो ये रोग के रूप में निकल करके आ गया। तो एनर्जी यही है कि अगर वो संतुलित नहीं रही तो वो दूसरे फॉर्म में निकल करके आएगी। इतनी सारी बातें आपने बताई, तो आप एक चीज़ और बताइए हमारे सुनने वालों को कि आने वाले समय में चिकित्सा का जो स्वरूप है वो कैसे चेंज करे हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल साइंस मेडिकल पे नहीं जा सकते हैं। वो आज भी तो ऐसा ही हो रहा है। आज जब ये जितनी भी नई साइकोसोमेटिक बीमारी की जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, या मैं आपसे जब आप बीपी, शुगर की बात कर रही हैं, इस तरह की बीमारियों की बात कर रही हैं, और कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? एलोपैथ की मेडिसिन देता है, वो ज़रूरी है, वो उसको देता है, लेकिन साथ में कहता है कि आप अपना मेडिटेशन करो, वॉक करो, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, अपने डेली रूटीन को चेंज करो। तो वो क्या है? जब तक आप अंदर की चीजों को ठीक करने का काम नहीं करेंगे, बाहर से दी गई मेडिसिन आपके बाहरी स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेगा। आपकी बॉडी की चीजों को वो रोक सकता है, नर्वस सिस्टम को रोक करके उस दर्द को उतने देर के लिए रोक सकता है, लेकिन दर्द के रूट्स को नहीं खत्म कर सकता। दर्द के रूट्स को खत्म करने के लिए आपको होलिस्टिक में जाना होगा। और यही वजह है कि एलोपैथ के बाद आप देखेंगे कि आयुर्वेद और तेजी से बढ़ रहा है। इसको सीधे सीधे ये समझिए कि आप एलोपैथ की दवा से तुरंत आराम पा सकते हैं। जैसे अब किसी को चोट लगी, हड्डी टूटी है, तो एलोपैथ के पास तो जाना पड़ेगा, वो तुरंत जोड़ देगा। लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाए, ठीक तरीके से काम करने लगे, तो लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं ताकि वो उसको हील कर पाए। वो एलोपैथ की दवा नहीं हील करती है, दवा जोड़ देती है, उसने अपना काम कर दिया। इसीलिए जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कोई एंजाइटी का मरीज जाता है, डिप्रेशन का मरीज जाता है, तो वो गोली दे देता है। कई बार आपको सुलाने की गोली दे सकता है, लेकिन क्या वो एंजाइटी और डिप्रेशन दूर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कोई दवा है ही नहीं। माइग्रेन की कौन सी दवा है? माइग्रेन में दर्द होगा, डॉक्टर आपको दे देगा, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा वो डाउन हो जाएगा, वो आपके दर्द को नहीं महसूस करेगा, बस इतना, उसका माइग्रेन खत्म। क्या? और माइग्रेन जब कोई बीमारी है ही नहीं तो दवा क्या करोगे आप? लेकिन किससे ठीक होगा? वही होलिस्टिक, वही वेलनेस, जब आप प्रकृति के करीब जाएंगी। तो आप ये समझिए कि ये दोनों आज एक साथ आ गए हैं। जब डॉक्टर आपको एलोपैथ की दवा लिखता है तो उसके साथ जो एहतियात लिखता है, जो परहेज लिखता है, वो आपके इसी का हिस्सा है, एनर्जी को बैलेंस करने का। जब वो कहता है मेडिटेशन करो, जब वो कहता है पैदल चलो, जब वो कहता है कि अपने खान पान के ख्याल रखो, दो चार चीजें और जब वो जोड़ता है, तो वो आपके एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो जानता है कि अगर आप इधर बैलेंस हो गए तो ये दवा उसकी काम कर जाएगी। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो वेलनेस की बात है, मेडिटेशन की बात है, योग की बात है, आयुर्वेद की बात है, ये और बड़े होंगे। इस सेक्टर में बहुत सारे लोग आएंगे। और आप आज भी देखेंगे कि जितने बड़े हॉस्पिटल हैं वो अपने यहाँ एलोपैथ के साथ एक विंग इसका भी खोल करके रखते हैं। आजकल बहुत सारे हॉस्पिटलों में रख रहे हैं ऐसे। तो उसकी वजह ये है कि बिना इसके ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर इंसान को अपने इन तीन चीज़ों को, बॉडी, माइंड और एनर्जी को बैलेंस करके चलना है, तो क्या करना चाहिए उसके? आपको इसके लिए फिर से वही चलना होगा, उल्टा चलना होगा। आज देखना होगा कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों। हमने तरक्की की, हम लेजी हो गए, बॉडी ने साथ देना बंद कर दिया, हम मोबाइल और तमाम तरह के इक्विपमेंट पे डिपेंड हो गए, उन्होंने अलग तरह की बीमारियां पैदा की। जो बीमारी कहीं है ही नहीं साइंस में, वो भी बीमारी बन के मिल गई, उसकी कोई दवा नहीं है, उसके लिए आपको मेंटल थेरेपी दी जा रही है। तो आपको शुरुआत अपनी उसी चेतना से करना पड़ेगा। अगर आपने चेतना को सही कर लिया, अपनी ऊर्जा को सही कर लिया, तो ऊर्जा के सही करते ही आपका मन सही हो जाएगा,
आपका दिमाग सही हो जाएगा, और मन और दिमाग सही हो जाएगा तो बॉडी अपने आप फिट हो जाएगी। उसके लिए करिए क्या, सुबह सो करके उठने का तरीका अपना जो है वो सही करिए, उसको नियत करिए, रात को सोने का, सुबह जगने का। अगर आप इसको कर लेती हैं तो आपकी बॉडी को, वो कहते हैं, रिलैक्स और डाइजेस्ट करने का मौका मिल जाएगा। वो अपने आप को हील कर पाएगी, उसको पता होगा कि ये समय हमको हील करने का है। आप पैदल चलिए, प्रकृति के बीच में रहिए, मेडिटेट करिए। अगर आप ये करती हैं तो अपनी बॉडी को समझ पाएंगी, अपने अंदर होते हुए परिवर्तन को समझ पाएंगी। जब ये होगा तो आपके विचार दुरुस्त होंगे। थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, कुछ उस तरह की चीज़ों को जानना शुरू करिए जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाती हैं, तो आपके विचार दुरुस्त होंगे। आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिमाग संतुलित तरीके से काम करेगा, क्योंकि आपकी दिनचर्या संतुलित है। दिनचर्या संतुलित है तो ऊर्जा संतुलित है, ऊर्जा संतुलित है तो विचार संतुलित होंगे, और जब विचार संतुलित होंगे तो आपके हार्मोन संतुलित होंगे, और जब हार्मोन संतुलित होंगे तो बीमारी होगी नहीं, क्योंकि वो सारी बीमारियां तो आपके शरीर के अंदर ही हैं। जो बाहर गंदगी फैलाते हैं, लोग कहते हैं कि अगर शरीर को अगर कोई चीड़ फाड़ के देख ले तो इतनी गंदगी अंदर बैठी हुई कि वो अपने ही शरीर से प्यार करना छोड़ देगा, किसी दूसरे के शरीर से क्या प्यार करेगा वो। तो अगर ऐसा हो जाता है और इन चीज़ों को कर लेते हो आप, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो, तो फिर आपको इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। देखना हो तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। जो लोग योग मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी लाइफ में झांक करके तो देखिए। जो योगी लोग हैं उनके जीवन में तो देखिए, क्यों वो उन सारी चीज़ों में वो बैलेंस होता है, क्योंकि वो इसी चीज़ को कर रहे होते हैं। और समस्या आज भी आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं और जिसकी दिनचर्या संयमित है, उसकी ऊर्जा संयमित होगी, उसके विचार संयमित होंगे, वो परेशान कम होगा। लेकिन जो आपके यहाँ बहुत लग्जरियस तरीके से रहता होगा, सोचता होगा कि मैं तो जब चाहूँगा सोऊंगा, मैं जब चाहूँगा खाऊंगा, मैं जो चाहूँगा खाऊंगा, जो चाहूँगा जैसे चाहूँगा रहूँगा, वही सबसे ज़्यादा परेशान नजर जाएगा। चाहे वो शारीरिक रूप से देखेंगे, चाहे मानसिक रूप से देखेंगे, वही सबसे ज़्यादा परेशान आपको नजर आएगा। तो इसको बैलेंस करने की शुरुआत अपनी दिनचर्या से करनी चाहिए, जहाँ पे आपकी ऊर्जा बैलेंस हो, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर्वेश जी, आपने इतनी अच्छी बातें आज हमें बताई, जिन चीज़ों को, जो हमारे अंदर की ही बातें हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारे अंदर ही होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको, जितने लोग हमारा ये कन्वर्सेशन देख रहे हैं, आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन बातों से, हमारी बातों से निकल कर ये चीज़ जो सामने आई है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, कि अपने आप को समझने की कोशिश करिए। आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको समझने की और सुनने की कोशिश करिए। सब कुछ आपके अंदर ही है, बस आपको देखना है, समझना है और उसके लिए आगे बढ़ना है। नेचर के साथ जीना सीखिए। अगर आप फिर भी परेशान हैं, किसी भी एक ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं जिससे आपको लगता है कि आपको सर्वेश जी से बात करनी चाहिए, हमसे जुड़ना चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करिए। हम जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं।